हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है वसा का चैप्टर, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बची हुई चीज़ों को देखते हैं क्या है फैट में। और तो अभी तक हमने फैट में क्या क्या पढ़ा है। वसा कार्बनिक मिश्रण है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है हमें, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लासों में देखा है। लिपिड्स क्या है, वसा का विखंडन होने पर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल में टूटता है, 3 वसीय अम्ल हो जाते हैं। 3 वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, पामिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है और ओलिक एसिड है। वसा क्या है, तेल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा जम जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या नहीं जमता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा है। वर्गीकरण भी देख लिया है, सरल लिपिड कौन से हैं, संयुक्त लिपिड कौन से हैं और व्युत्पन्न लिपिड कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फैटी एसिड से। फैटी एसिड से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो चलिए देखिए फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड, देखिए फैटी एसिड क्या है। वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि वसीय फैट में जो है कार्बन होता है, अर्थात वसीय अम्लों में कार्बन की श्रृंखला होती है। किंतु अल्कोहल कार्बन श्रृंखला की अपेक्षा यह कार्बन अणु श्रृंखला लंबी तक होती है, अर्थात 4 से 22 इंच तक होती है। वसीय अम्लों में अंतर होता है। इसका कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु से के जुड़ने की स्थिति में अंतर होना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आपको देखने को मिलेगा इसके टाइप्स में। ये 2 प्रकार के होते हैं। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल, अर्थात सेचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा क्या, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल, अर्थात सेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के एकल बंध होते हैं। कार्बन के कितने बंध होते हैं, इसमें कार्बन के एकल बंध होते हैं। और जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं उनमें कार्बन के 2 बंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल में कितने बंध होते हैं, 2 बंध होते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फैट जो है किन बंध से जुड़े होते हैं, और प्रोटीन में एमिनो एसिड जो होता है वो किस बंध से जुड़ा होता है। तो प्रोटीन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फैट का हम बता रहे हैं, फैट का जो है कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। फैट जो है एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है। वसा में क्या होता है, संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसलिए ये सामान्य तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहते हैं। तेल में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, अतः ये सामान्य तापक्रम पर द्रव रूप में रहते हैं। देखिए जो वसा होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है। उसमें फैटी एसिड, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वह 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और जो तेल होता है इसमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैटी एसिड। फैटी एसिड देखिए अभी हमने पढ़ा ना, सेचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड है। कहाँ चला गया, सेचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरा असंतृप्त वसा अर्थात अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो देखिए इसको हम लोग जानते ही हैं, पहले ही देख लिए हैं कि वातावरण से प्रभावित होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड, गर्मी में पिघल जाता है और ठंडक में जम जाता है। लेकिन असंतृप्त वसा जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये क्या होता है, गर्मी सर्दी बरसात चाहे जो मौसम आ जाए उसमें ये द्रव फॉर्म में ही रहता है। देखिए इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से हैं।
देखिए ब्यूटारिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड है, पॉमिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, आर्किडिक एसिड है। ये सब कौन से हैं? संतृप्त वसा हैं, अर्थात ये जमने वाले वसा हैं। देखिए ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। कैप्रोइक एसिड किस में पाया जाता है? मक्खन की सुगंध में पाया जाता है। कैप्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ताड़ के तेल में होता है। लॉरिक एसिड किस में होता है? गोले के तेल में होता है। गोला अर्थात नारियल के तेल में होता है। मिरिस्टिक एसिड जो होता है मक्खन और जायफल दोनों में पाया जाता है। पॉमिटिक एसिड क्या है? पॉमिटिक एसिड जो होता है वो जंतु और वनस्पति तेल में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड भी जंतु और वनस्पति तेल में पाया जाता है। आर्किडिक एसिड जो होता है ये मूंगफली के तेल और चर्बी में पाया जाने वाला संतृप्त वसा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ब्यूटारिक एसिड किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, तो ऑप्शन दे दिया गया ताड़ के तेल, गोले के तेल, मक्खन, जायफल, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मक्खन। मक्खन में क्या पाया जाता है? ब्यूटारिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असंतृप्त वसा अर्थात अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? वो है मोफा अर्थात मोफा और पोफा। मोफा अर्थात मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए मोफा में क्या क्या आता है? मोफा में भी जो है नंबर 1 पॉमिटिक एसिड, पामिटोलिक एसिड, दूसरा ओलिक एसिड, तीसरा इरिसिक एसिड। ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप हैं। पॉमिटोलिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है? जैतून के तेल में, मछली के तेल में, सूअर के तेल में। किस में पाया जाता है? जैतून का तेल, मछली का तेल और सूअर के तेल में पाया जाने वाला पॉमिटोलिक एसिड है। ओलिक एसिड किस में पाया जाता है? राई का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया और सूर्यमुखी के तेल में। इरिसिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है? राई के तेल और तिल के तेल में पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखिए पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है ओमेगा 3, दूसरा है ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो होता है इसमें भी 3 टाइप हैं। लिनोलेनिक होते हैं, इकोसापेंटोनिक होते हैं, डोकोसेक्सोनोइक होता है। तो लिनोलेनिक जो होता है ये अलसी, सोयाबीन दोनों में पाया जाता है। इकोसापेंटोनिक जो होता है ये सेलफिश में पाया जाता है। डोकोसेक्सोनोइक जो होता है वह फिश ऑयल में पाया जाता है। अब आते हैं ओमेगा 6। ओमेगा 6 देखिए ओमेगा 6 में भी दो टाइप के हैं, लिनोनिक होता है और आर्किडोनिक होता है। लिनोनिक जो होता है ये सूर्यमुखी के तेल और कॉटन ऑयल में पाया जाता है। आर्किडोनिक लीवर, मांस और प्राणी अर्थात प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले फैट में क्या पाया जाता है? आर्किडोनिक पाया जाता है। और ओमेगा 6 का ये लिनोलिक जो है ये किस में पाया जाता है? ये जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीज़ें, ये और ये अर्थात सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के जितने भी टाइप हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक मेन पॉइंट ये भी है, आवश्यक वसीय अम्ल अर्थात एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड का क्या पॉइंट है? देखिए आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं होता है। आवश्यक वसीय अम्ल का निर्माण किसमें नहीं होता है? शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करना जरूरी होता है, इसलिए ये आवश्यक वसीय अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। देखिए आवश्यक वसीय अम्ल भी 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? 3 हैं। लिनोनिक है, लिनोनिलिक है, आर्किडोनिक है। देखिए लिनोनिक और आर्किडोनिक किसमें था? पोफा में। पोफा के किसमें? ओमेगा 6 में। ये दोनों किसमें आते हैं? ओमेगा 6 में आते हैं। लिनोनिलिक किसमें आता है? इसको अभी हमने देखा था, ये आता है ओमेगा 3 में। ये भी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का टाइप है। तो देखिए लिनोनिक हो गया, लिनोनिलिक हो गया, आर्किडोनिक हो गया, ये क्या है? आवश्यक वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ये इनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है, इसको हमें भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करना आवश्यक होता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है लिनोलेनिक अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों में सेमी परमियोबिल बनाता है। क्या बनाता है? सेमी परमियोबिल बनाता है। सेमी परमियोबिल गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में से जो पसीने के रूप में भाप निकलती है उसको नियंत्रित करता है। सेमी परमियोबिल क्या करता है? जो गर्मी के मौसम में हमारे बॉडी से पसीना निकलता है उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। लिनोलिक अम्ल त्वचा संबंधी उपचार के लिए सहायक होता है। लिनोलिक अम्ल क्या होता है? त्वचा संबंधी उपचार के लिए सहायक होता है। लिनोलिक अम्ल की अधिक मात्रा आर्किडोनिक में बदल जाती है। लिनोलिक अम्ल की अधिक मात्रा हो जाए तो क्या होगा? वो आर्किडोनिक में बदल जाएगी। आगे देखिए, कुछ फैट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम यूज करते हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसे हम इसी रूप में पढ़ते हैं। इसका कोई ना तो कोई हिंदी अर्थ है ना तो कोई दूसरा रूप है। जो यहाँ लिखा हुआ है यही इसका मेन वर्ड है। देखिए, रेंसिडिटी क्या है? इसे ये एक फैट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंसिडिटी क्या है। तो समझ लीजिए, इसे विकृत गंधिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। तेल को बहुत देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक गंध तत्व होता है। इसमें वसा के कण एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। देखिए, जो तेल होता है उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अगर गर्म करते हैं तो उसमें से जो गंध निकलती है वो उसे हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? यह रेंसिडिटी से उत्पन्न है। जो रेंसिडिटी हुआ उससे उत्पन्न होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक में क्या होता है? गले में जलन पैदा करती है। देखिए, जो तेल होता है चलने के बाद जो बदबू निकलती है वो क्या है? रेंसिडिटी है। उससे अगर हम उसको अगर इनटेक करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे गले में जलन पैदा करती है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्रिलिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है पेज। देखिए, रिफाइन ऑयल है। रिफाइन ऑयल क्या है? इसे परिष्कृत तेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिष्कृत तेल कहते हैं। रिफाइंड तेल अपरिष्कृत तेल की तुलना में बहुत प्रसंस्करण से गुजरता है। क्या होता है? जो रिफाइंड तेल होता है ये बहुत ज़्यादा प्रसंस्करण अर्थात बहुत इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है तब ये जाके रिफाइंड ऑयल बनता है। यह अक्सर एक लंबी सेल्फ लाइफ, कम स्मोकिंग पॉइंट और कम कणों वाला उत्पाद तैयार करता है। देखिए, यह क्या होता है? एक लंबी सेल्फ लाइफ देता है, कम स्मोकिंग पॉइंट होता है, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है और इसमें कम कणों वाला उत्पाद तैयार करता है। रिफाइन तेल अक्सर उच्च तापमान पर डीप फ्राइंग के लिए बेहतर होता है। देखिए, रिफाइन ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है? ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे हम डीप फ्राइंग करते हैं, जैसे पूरी बनाना हुआ तो उसको हमें तलना होता है तो वो डीप फ्राइंग के अंतर्गत आएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम तलते हैं तो वो डीप फ्राइंग के अंतर्गत आता है। तो ये रिफाइन तेल जो है उच्च तापमान पर डीप फ्राइंग के लिए बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिफाइन तेल फैटी एसिड को बेअसर करने और फास्फोलिपिड को हटाने जैसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी कौन सी है। प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इसको नॉर्मल भाषा में हम कहें तो जैसे किसी भी चीज़ को मान लीजिए हम मिठाई बना रहे हैं, घर में मिठाई बना रहे हैं तो जिस प्लेट में हमें निकालना रहता है, उसको गिराना रहता है, उसके प्लेट में हम फैट लगा देते हैं, जैसे घी लगा देते हैं या फिर तेल लगा दिया, उसके ऊपर उसको मिठाई के पेस्ट को डाल दिया, उसके बाद वो जम जाता है तो उसको हम काट के निकाल लेते हैं ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो फैट हमने लगाया प्लेट में उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। देखिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत फैट को फैलाया जाता है। वही जो हम प्लेट में फैट लगा रहे हैं पतला सा, उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, शॉर्टनिंग क्या है? शॉर्टनिंग फैट क्या है? मोयम करना। शॉर्टनिंग फैट किसे कहते हैं? मोयम करने को कहते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ में वसा मिला दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोयम करना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, समोसा बनाना हुआ। समोसा हम कैसे बनाते हैं? मैदा हो गया, मैदे को हमें गूँथना होता है। मैदे को गूँथने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? मैदे को गूँथने के लिए पहले मैदा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, रिफाइन ऑयल हो गया, जो भी आपके पास है, फैट,
उसको डालते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से मिला देते हैं। यही क्या होता है, मोयम करना होता है। उसके बाद उसमें हम पानी वानी डाल के गोदते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन अर्थात पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन क्या है, जब फैट व पानी का मिश्रण हो तो, फैट और पानी का मिश्रण हो तो वही क्या है, पायसीकरण है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आप अगर पानी और घी को एक में मिलाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन कहेंगे, लेकिन ये मिलेगा नहीं। तो एग्जांपल देख लीजिए, दूध, दही, अंडा में फैट इमल्सन फॉर्म में रहता है। देखिए दूध में जो घी रहता है वो क्या है, इमल्सिफिकेशन के फॉर्म में रहता है, और दही में भी घी रहता है, उसमें भी इमल्सन के फॉर्म में ही रहता है। जब किसी लिक्विड पानी में जो है फैट मिला हो उसे हम क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन। आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन अर्थात साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, वसा को यदि किसी इमल्सन वसा को किसी एल्कलाइन क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। साबुन किस रूप में होता है, क्षार के रूप में होता है ना कि एसिड के रूप में होता है। तो यदि किसी एल्कलाइन से क्रिया करवाई जाती है फैट को तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण कहलाती है। इसी प्रकार शरीर में भी कभी कभी असामान्य स्थिति में वसा आंत रस में मिलकर जो कि क्षारीय होता है, आंत का जो रस होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और वसा उसमें जाके मिल जाती है तो साबुन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, साबुन का निर्माण करती है। यह मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या है, रक्त में वसा के कण अवशोषित काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से जानी जाती है। रक्त में जो है वसा के कण जो अवशोषित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। आगे देखते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इस प्रक्रिया में संतृप्त वसा को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है। जो असंतृप्त वसा होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, असंतृप्त वसा अर्थात पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उसमें मोफा और पोफा थे, तो ये जो फैट हैं इनको हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल का द्विबंध हाइड्रोजन से एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है तथा वसीय अम्ल संतृप्त हो जाती है। वसीय अम्ल क्या हो जाता है, असंतृप्त से संतृप्त हो जाता है तथा ठोस रूप में ले लेती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन, इसका देखिए मेन पॉइंट यही है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इतना बड़ा इसका मेन पॉइंट ये है, कंक्लूजन निकल के आया कि असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन से क्रिया करवाकर संतृप्त में बदलना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विंटराइजेशन क्या है। विंटराइजेशन इसका जस्ट अपोजिट है, किसका, हाइड्रोजनीकरण का। उसमें असंतृप्त वसा को संतृप्त में बदला जा रहा था और इसमें क्या होता है, संतृप्त वसा को हम असंतृप्त वसा में बदलते हैं। ये हो गए फैटी एसिड और क्या कहते हैं, फैट रिलेटेड टर्मोलॉजी। अब देखते हैं कुछ वसा परीक्षण। वसा परीक्षण अर्थात हम फैट का परीक्षण किस विधि से करते हैं। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 विधियां हैं, एक आयोडीन वैल्यू है, दूसरी एसिड वैल्यू है। आयोडीन वैल्यू से हम क्या देखते हैं, अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं, अनसेचुरेटेड अर्थात असंतृप्त वसा की मात्रा की जांच हम किस विधि से करते हैं, आयोडीन वैल्यू से करते हैं। दूसरा क्या है, एसिड वैल्यू है। एसिड वैल्यू से हम किसकी जांच करेंगे, फ्री फैटी एसिड की मात्रा की जांच की जाती है एसिड वैल्यू से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन वैल्यू किसके लिए यूज की जाती है, एसिड वैल्यू किसके लिए यूज की जाती है। तो आयोडीन वैल्यू अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा के लिए है, एसिड वैल्यू किसके लिए है, फ्री फैटी एसिड के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वसा की कमी का प्रभाव। वसा की कमी से हमें क्या क्या हो जाता है, तो देखिए वसा की कमी से फ्रेनोडर्मा हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कि फ्रेनोडर्मा किस की कमी से होता है। फ्रेनोडर्मा किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो फ्रेनोडर्मा होता है वसा की कमी से। इसमें क्या होता है, त्वचा पर नुकीली फुंसी निकलने लगती हैं, कछुए के समान त्वचा हो जाती है, रूखी खुरदुरी जैसी। आगे क्या है, कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी हो जाती है, सामान्य वृद्धि रुक जाती है, एक्जिमा हो जाता है, अर्थात एक्जिमा अर्थात
त्वचा संबंधी रोग। वसा में घुलनशील विटामिन की कमी हो जाती है। देखिए वसा ही है जो हमारे कुछ विटामिनों को अवशोषित करने में मदद करती है। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के हैं। तो ये जो हैं इनकी हमारे बॉडी में कमी होने लगेगी, क्योंकि वसा की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो जब विटामिन हम लेते भी हैं तो वो भी हमारे बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनकी भी कमी होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं वसा की अधिकता का प्रभाव। देखिए वसा अगर हम अधिक भी लेते हैं तो इससे भी हमें नुकसान है, अगर कम लेते हैं तो इससे भी हमें नुकसान है। तो देखिए वसा की अधिकता से क्या होता है, मोटापा हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाता है, और क्या हो जाएगा, मधुमेह भी हो जाता है। इसके लिए उपचार क्या है, उपचार देख लेते हैं। वसा के अधिकता हो जाती है तो उसके लिए हमें उपचार में क्या है, वसा एवं कार्बोज से परहेज करना चाहिए। घी के स्थान पर तेल का यूज करना चाहिए। अधिक कोलेस्ट्रॉल की वसा का परहेज करना चाहिए। हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज करना चाहिए। मोफा और पोफा अर्थात असंतृप्त वसा जो होती है, जो ना जमने वाली वसा है, उसका यूज करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेना चाहिए ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो और हमारी बॉडी में जो टूट फूट हो रही है उसकी भी मरम्मत हो सके, नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फलों एवं सब्जियों का सेवन। फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। असंतृप्त व संतृप्त वसा का अनुपात 2:1 कर देना चाहिए। देखिए असंतृप्त ना जमने वाला, संतृप्त जमने वाला। तो अगर दो चम्मच हम असंतृप्त ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, तो 1 ही चम्मच हमें जमने वाला फैट अर्थात घी यूज करना है। चलिए फैट का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।